तो अभी जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ईएमआई। तो ईएमआई में अभी हम देखेंगे कुछ गिने चुने टॉपिक जो आपके डाउट में थे। ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले चीज़ है, हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ तब आता है जब या तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फिर हमारा एरिया चेंज हो। या तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो या फिर हमारा एरिया चेंज हो। ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर आप कोई कॉइल को रोटेट कर रहे हो कहीं पर, तो उसका एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब आप उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते रहोगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हर बार चेंज होगा ना, हर बार चेंज होगा ना उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी वजह से जब हम कॉइल को कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो उसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। जब हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं लगातार तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। ओके, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अभी कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक, तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आता है मैक्सिमम ईएमएफ का। मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला ये है, एन है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बी आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ए आ जाएगा एरिया, और ओमेगा आ जाएगा जिस स्पीड से आप घुमा रहे हो ना उसको ओमेगा कहते हैं। जिस स्पीड से घुमा रहे हो उसको ओमेगा कहते हैं। ओके, ठीक, तो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। ठीक है। अब जैसे देखो, ये तो हो गया मैक्सिमम के लिए, इसे मैक्सिमम के लिए। अब मान लो मैक्सिमम के अलावा उसने कोई और पूछ लिया तो उसका फॉर्मूला है ये, वो है नॉर्मल के लिए, वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी क्या है यहाँ पे? एंगल है, एंगल। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टी का मतलब है, ओमेगा टी का मतलब है एंगल। ठीक है, ये मैक्सिमम के लिए था, ये नॉर्मल के लिए था। ठीक, ऐसे ही आई हमारा नॉर्मल के लिए क्या जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब जैसे देखो, आपको ना एंगल दो तरीके से दे सकते हैं। या तो वो आपका एंगल दे देगा प्लेन से। प्लेन से एंगल होता है कि मान लो कॉपी है, कॉपी का प्लेन है, तो आपको ऐसे एंगल दे देगा। तो ये जो एंगल जो बना है ना कॉपी की सरफेस से, इसे कहते हैं प्लेन से एंगल। और ये आपको एंगल ऐसे देगा नॉर्मल से, जैसे कॉपी है तो कॉपी के एकदम बीच से हमने एक लाइन निकालते और आपको ऐसे एंगल दे देगा, ये बीच वाला। ठीक, इसको कहते हैं नॉर्मल से एंगल। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे ओमेगा टी लेना है ना एंगल, हमें एंगल लेना है नॉर्मल से। ठीक है, अगर मान लो उसने आपको प्लेन से एंगल दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में पता है कितना लेकर चलोगे? 60 डिग्री। 90 में से 30 माइनस कर लोगे तो 60 डिग्री। हम्म, मान लो उसने आपको एंगल दिया क्वेश्चन में कि प्लेन से आपको एंगल दे रखा है 40 डिग्री, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितना लेना पड़ेगा? 90 माइनस 40, 50 डिग्री। अगर आपको मान लो प्लेन से एंगल उसने दे रखा है 60 डिग्री, तो आप कितना लोगे क्वेश्चन में? बोलो बोलो। 90 माइनस 60, 30 डिग्री। और मान लो आपको क्वेश्चन में आपको एंगल ही दे दिया कि नॉर्मल से एंगल दे दिया, तो आपको कोई चेंज नहीं करना। नॉर्मल से आपको एंगल दे दिया तो जो आपको एंगल दे दिया वही चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्लेन से एंगल दे दिया तो प्लेन से एंगल देने के लिए आपको पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलो। फिर आता है एडी करंट। एडी करंट जो होता है ना, वो होता है जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके किसी मेटेलिक बॉडी में आए। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके किसी मेटेलिक बॉडी में हो तो उसको कहते हैं एडी करंट्स। ठीक है, और एडी क्यों बोलते हैं? एडी आप देखते हो जो रेगिस्तान होते हैं, तो रेगिस्तान में ऐसे ऐसे करके वो बन जाते हैं शेप जैसा कुछ। ठीक, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो उनको एडी बोलते हैं, उनको एडी बोलते हैं। ऐसी शेप बन जाती है ना रेगिस्तान में, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको एडी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट। इस पे थोड़ा बहुत चांसेस है क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आ सकते हैं इस पे।
अब आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ठीक, तब देखो सेल्फ इंडक्शन पढ़ने से पहले अभी तक हमने क्या क्या चीज़ पढ़ रखी है। जब हम क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिगजैग जिगजैग, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब हम ऐसे ऐसे प्लेट्स बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। और जब ऐसे गोले 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 बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडक्टर, इंडक्टर। और इस चैप्टर में ना हमारी जितनी भी बातें होंगी वो होगी इंडक्टर पे, इंडक्टर पर। अब देखो, इंडक्टर के अंदर करंट जा रही है यहाँ से, इंडक्टर के अंदर करंट जा रही है यहाँ से, और ये लगा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, आप ना ध्यान से सुनना, जब भी रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। ठीक है, करंट चेंज होगा तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट भी चेंज होगा। ठीक है, देखो जब रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज हो जाएगा तो करंट इसके अंदर भी ऑल्टरनेट जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज हुआ तो ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हो जाएगा। ओके, अब जैसे देखो सेल्फ इंडक्शन का मतलब, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, खुद से। यहाँ पर सिर्फ एक इंडक्टर है ना, सिर्फ एक इंडक्टर है ना, ठीक, तो इसलिए इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे आपकी सिर्फ एक कॉइल होती है, जहाँ पर सिर्फ एक कॉइल होती है, दो कॉइल नहीं होती। ठीक, तो सेल्फ इंडक्शन को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एल से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये N∅/I। ठीक है, ये होता है सेल्फ इंडक्शन का। और सेल्फ इंडक्शन और ईएमएफ के रिगार्डिंग भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ये आपको याद करने पड़ेंगे दोनों फॉर्मूले। ठीक, मेन बात तो ये है कि सेल्फ इंडक्शन जो होता है उसमें सिर्फ एक कॉइल होती है, और उस एक कॉइल में ही करंट चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट आ जाता है। ठीक, अब आता है एनर्जी स्टोर्स इन इंडक्टर, नॉट कंडक्टर, इट्स इंडक्टर। ओके, ठीक है, तो वो होती है ½ L I²। L क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा उसका सेल्फ इंडक्शन, और I हो जाएगा उसका करंट, ½ L I²। ठीक है, ऐसे करना है। अब आपको एक चीज़ समझाते हैं, चलो मान लो ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है। उसने पूछा VA और VB के बीच में पोटेंशियल बताना है, VA और VB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, एरो ऐसे दे रखा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप पहले लिख लो VA, पहले आप लिखोगे VA। ओके, फिर देखो करंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, करंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, और जब करंट रेजिस्टेंस से पास होता है तो आपको सीधा सीधा आपका पहला हक बनता है कि आप वहाँ पे माइनस लिख दो, आप वहाँ पर माइनस लगा दो। ठीक है, ठीक है, करंट जैसे रेजिस्टेंस से पास होता है सीधा सीधा माइनस लगाओ पहले। ठीक, अब देखो करंट कितनी है, करंट 2 ओम है, तो आप लिख दो 2, और रेजिस्टेंस कितना है, वो भी 2 ओम है, उसे लिख दो 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और देखो लास्ट में ये जो एरो है ये कहाँ जाके पहुंच रहा है करंट हमारा लास्ट में? VB पर, तो इज इक्वल्स टू VB। अब देखो ये हो गया VA, -2 × 2 -4 इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट।
देखो, हमसे पूछा गया था वी ए और वी बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वी ए और वी बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो वी ए से हमारी जो करंट है, पहले आप वी ए लिख लो, ठीक है, कि वी ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक। और फिर देखो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और जहाँ रेजिस्टेंस से करंट पास होती है ना, तो वहाँ पे पहले आप माइनस का साइन लगाओ, वहाँ पर आप माइनस का साइन लगाओ, और आई आई जो दे रखा है आपको करंट, और आर की मल्टीप्लाई कर दो, आई और आर की मल्टीप्लाई कर दो, और इज इक्वल्स टू वो लिख दो जहाँ पर करंट फाइनली पहुँच रही है। करंट कहाँ पहुँच रही है फाइनली? वी बी पर। करंट कहाँ पहुँच रही है फाइनली? वी बी पर। तो ऐसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो एक और क्वेश्चन है, ये 5 वोल्ट दे रखा है, और वी ए और वी बी के बीच का वो पूछा है आपसे पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए और वी बी के बीच का। तो देखो आपको क्या करना है, करंट मान लो ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक। करंट ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो पहले तो आप वी ए लिख लो, वी ए लिख लो। अब जैसे देखो पिछली बार रेजिस्टेंस था, अब की बार बैटरी डायरेक्ट दे रखी है, अब की बार बैटरी है, पिछली बार क्या था? रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस में क्या किया था? रेजिस्टेंस के लिए हमने किया था आई और आर को मल्टीप्लाई, आई और आर को मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे, ठीक है। आई भी 2 था, आर भी 2 था, ठीक। रेजिस्टेंस वाले केस में हमने आई और आर को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे बैटरी वाले केस में देखो क्या होगा। बैटरी वाले केस में करंट यहाँ से निकलेगी बाहर, तो देखो कौन से टर्मिनल से निकल रही है? छोटे वाले टर्मिनल से निकल रही है, नेगेटिव वाले से, ठीक। तो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे आप लिख दो -5 और पहुँच कर रही है वी बी पर, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 5, ठीक है। हम्म। अब आता है इंडक्टर। इंडक्टर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को, बहुत ध्यान से। हम्म। अब देखो इंडक्टर में ना वो आपको बोलेगा करंट इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ठीक। सपोज करो उसने बोला कि करंट जो है आपकी, करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक। तो देखो क्या करना है आपको, वी ए, और इसने बोला करंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज वाले में आपको, अभी देखो इंडक्टर से पास होगी, तो इंक्रीज वाले में आपको लगाना माइनस का साइन। इंक्रीज वाले में देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज में माइनस का साइन आएगा और डिक्रीज में प्लस का साइन आएगा। इंक्रीज वाले में आपको लगाना माइनस का साइन, ठीक। और ये जो 2 है ना, 2 की करंट और 2 का ये, इन दोनों की करनी है आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4, और करंट कहाँ पहुँच रही है? वी बी पर, तो वी बी, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 4, ओके, ठीक है। अब सपोज एक चीज़ और देख लेते हैं, कि मान लो सेम क्वेश्चन है, वी ए और वी बी का, ये 2 है, करंट भी 2 है, और अब की बार करंट हो रही है हमारी डिक्रीज, करंट हो रही है डिक्रीज, ठीक। तो वी ए डिक्रीज हो रही है, तब की बार आएगा प्लस का साइन। ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला ना सिर्फ इंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस और बैटरी के लिए नहीं है। रेजिस्टेंस के रूल मैंने आपको बता दिया, हमेशा वही चलेगा कि रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस आएगा, रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस आएगा। लिखो आप, रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस, बैटरी में, बैटरी में क्या आएगा? जिस टर्मिनल से निकल
रही उसका साइन। अब मान लो यहाँ पर अगर ये वाला बड़ा होता, अगर मान लो ये वाला बड़ा होता तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता, तो यहाँ पे प्लस आता। ठीक, ये अगर मान लो ये बड़ा होता तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता, करंट कहाँ से बाहर आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ होता VA+5 ऐसे। ये होता है बैटरी के लिए। और इंडक्टर का मैं आपको बता ही रहा हूँ। आप देखो करंट डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज वाले में लिख दो प्लस, इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4। करंट जहाँ का रही है VB पर, तो VA-VB -4 वोल्ट। समझे? अब देखो ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक, इन्होंने पूछा VA से VB तक का वो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, VA से। तो पहले आप VA लिख लो, VA लिख लो। फिर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में हमेशा क्या आता है, हमेशा माइनस का साइन। तो रेजिस्टेंस की लगा दो माइनस का साइन, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो देखो इन्होंने कहा है करंट डिक्रीज, ये इंडक्टर की करंट इतनी है और वो डिक्रीज हो रही है। इंडक्टर की करंट इतनी है और वो डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो डिक्रीज होने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। डिक्रीज का मतलब है पॉजिटिव साइन आएगा। और इंडक्टर की करंट कितनी है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो 1 इंटू इंडक्टर की वैल्यू 5। ठीक है, अब चलो करंट और आगे गई। आगे जाते जाते वो बैटरी के माइनस टर्मिनल से निकल रही है, बैटरी के छोटे वाले टर्मिनल से। तो फिर साइन आएगा माइनस का। और बैटरी की वैल्यू कितनी है, 20। बैटरी की वैल्यू कितनी है, 20। और पहुंच कर रही है टोटल वैल्यू हमारी VB पर। तो इसे सॉल्व करेंगे। VA-40 + 5 VB, VA-35 VB, VA-VB 35 वोल्ट्स। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता दूंगा अच्छे से। ठीक, तब ये वाला क्वेश्चन आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको तुरंत तुरंत बता दूंगा, अभी नहीं। ओके, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे देखो इन्होंने एक सर्किट सा दे दिया। इन्होंने कहा फाइंड करंट जस्ट आफ्टर स्विच ऑन। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप, इंडक्टर को हटा दो। स्विच ऑन करते ही इंडक्टर को हटा दो। ठीक, तो देखो अब हम पहले से बनाना शुरू करेंगे। ये बैटरी है, बैटरी लगा दो। ठीक, अब जैसे देखो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन इस ब्रांच में इंडक्टर भी लगा हुआ है। अब जैसे कोई पूरा तार है तो ऐसे थोड़ी कि आधा हटा देंगे, आधा हटा देंगे तो हवा में लटक जाएगा। ठीक, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर था। ठीक है, पूरा पूरा हट गया। और आगे चलो, आगे आगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, हम्म, फिर और आगे चलो। अब आप कहोगे कि इस वाले में भी इंडक्टर लगा हुआ है तो पूरा पूरा हटा दो। नहीं, ये इंडक्टर देखो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ। ये इंडक्टर इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे करके नीचे लाएंगे, ऐसे, और इधर से मोड़ के ले जाएंगे वापस।
ठीक ठीक है। ठीक, तो अब बचा 9 ओम का रेजिस्टेंस और इधर 9 ओम का रेजिस्टेंस और ये 18 वोल्ट का बैटरी। ओके, अब आपसे निकलवाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5। ठीक, 4.5 आएगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन्होंने पूछे करंट, तो करंट का क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, 18 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस है 4.5। आप इसे सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 4 एम्पियर। फिर से बताऊँ, चलो बताता हूँ कि जैसे देखो इंडक्टर है, ठीक, तो पहले तो आप इंडक्टर को हटा दो। जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो इंडक्टर को हटा दो। ये हमने पूरी ब्रांच हटाई क्योंकि तार हम बीच में से नहीं काट सकते। ओके, तो ये तो हाँ, इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा तो हमने ये ऐसे एज इट इज़ लग दी। इस वाले में भी देखो हमारा इंडक्टर लगा है, तो आप कहोगे कि पूरी की पूरी ब्रांच हटा दो, नहीं, लेकिन ये इंडक्टर लगा है इस वाले पॉइंट से, तो ये सिर्फ इंडक्टर हट गया, बाकी हमने सर्किट एज इट इज़ बना दिया, सर्किट एज इट इज़ बना दिया। अब इन्होंने देखो, हमने देखो क्या क्या मिला, हमें दो रेजिस्टेंस मिले जो कि पैरेलल में है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, R1 भी 9 ओम है, R2 भी 9 ओम है। तो जब इसे सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो 4.5 आएगा। ओके, और जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है हमारा V/R, तो हो जाएगा 18/4.5 इज इक्वल्स टू 4 ओम। ठीक है। हम्म अब आता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दो लोगों का। ठीक, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों का म्यूचुअली कनेक्शन हो। ओके, मेरा तो नहीं है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे दो कॉइल होती हैं, और अगर पहली कॉइल में कोई भी करंट का चेंज हुआ तो दूसरी कॉइल में हमारा इंड्यूस करंट आ जाता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में क्या हो रहा था कि जिस कॉइल में चेंज हो रहा था उसी कॉइल में इंड्यूस करंट आ रहा था। सेल्फ इंडक्शन में जिस कॉइल में चेंज हो रहा था उसी कॉइल में इंड्यूस करंट आ रहा था। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में जिस कॉइल में चेंज हो रहा है उसकी दूसरी वाली में म्यूचुअल इंडक्शन आ रहा है। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले हैं, आपको पहले तो ये याद होने चाहिए। ठीक है, ये आप याद कर लेना। एम से होता है म्यूचुअल इंडक्शन। आगे से देखो, म्यूचुअल इंडक्शन का ना एक केस बनता है। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि मान लो दो कॉयल है, एक बड़ी कॉयल है एक छोटी कॉयल है। छोटी कॉयल आपको दिख रही है, अंदर है बड़ी कॉयल के। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि इनमें म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। तो देखो इसका ना एक फॉर्मूला है, म्यू नॉट N1। N1 है यहाँ पे बड़ी वाली कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स, N2 है यहाँ पे छोटी वाली कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है ए मैंने बनाया है स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं बनाया मैंने, स्मॉल ए बनाया। स्मॉल ए का मतलब है जो छोटी वाली कॉयल है ना अंदर वाली, इसका एरिया, छोटी वाली कॉयल का एरिया। और देखो जो मैंने यहाँ पे एल बनाया वो बनाया कैपिटल एल, इसका मतलब है कि बड़ी वाली कॉइल की लेंथ, बड़ी वाली कॉइल की लेंथ और छोटी वाली कॉइल का एरिया। ये एल जो है यहाँ पे लेंथ का है, सेल्फ इंडक्शन का नहीं है, लेंथ का है। ठीक है, लेंथ और छोटी वाली का एरिया। ओके, बड़ी वाले की लेंथ छोटे वाले का एरिया, बड़े वाले की लेंथ छोटे वाले का एरिया, बड़े वाले की लेंथ छोटे वाले का एरिया। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये फॉर्मूला भी मतलब सिर्फ थ्योरी में पूछेंगे, ये फॉर्मूले सॉल्व नहीं करवाते, कैलकुलेशन बड़ी होती है, ये वाला थ्योरी में पूछते हैं, थ्योरी में। ठीक, और ये फॉर्मूला ना बहुत कम जगह यूज़ होगा, असल में म्यूचुअल इंडक्शन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। ओके, अब देखो क्या है, टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियस r एंड 3r, दे हैव कॉमन सेंटर, फाइंड म्यूचुअल इंडक्शन। उन्होंने कहा म्यूचुअल इंडक्शन बता दो इनका। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने का देखो क्या होता है, सबसे
पहले बड़ी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले बड़ी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू आर, और N1 जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक, तो निकालो म्यू नॉट अपॉन 2, आई को आई लिख दो, आई को I1 लिख देते हैं, अपॉन आर कितना है यहाँ पे बड़ी वाली कॉइल का? 3R। चलो एक काम करते हैं, ये जो है ना, इसमें देखो इन्होंने क्या है, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से ही। ठीक, तो देखो ये मेथड ठीक है, ये मेथड ठीक है, लेकिन कॉइल वाले के लिए ना हमने फॉर्मूला तैयार कर रखा है हमारा। म्यू नॉट N1 N2 छोटे वाले का एरिया और बड़े वाले की लेंथ, ये फॉर्मूला था, तो इसे लिख लो। म्यू नॉट N1 कितना है, N1 को N1 लिख दो, N2 को N2 लिख दो। ठीक है, अब छोटे वाले का एरिया कैसे निकालते हैं? कॉइल का एरिया, कॉइल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो छोटे वाले का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ। लेंथ कैसे निकालते हैं? सर्कल वाले की लेंथ निकालते हैं 2 पाई आर। अब यहाँ पे आर कौन सा वाला लेंगे? बड़े वाले का, क्योंकि बड़ी वाली लेंथ निकाली है ना, तो आर कितना है वहाँ पे? 3R, 2 पाई 3R, तो हो जाएगा 6 पाई आर। यहाँ लिख दो 6 पाई आर, तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट N1 N2 आर अपॉन 6। यह आ जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब आता है पेयरिंग ऑफ इंडक्शन। ठीक, अब जैसे देखो आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस में कि ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस है, ऐसा पढ़ा था ना हमने कि सीरीज और पैरेलल। ऐसे ही देखो एक पेयरिंग ऑफ इंडक्शन होता है। इसमें देखो क्या है, इसमें हम एल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। जैसे देखो मैंने इसमें एरो लगा दिया ऐसे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट एरो आ रहा है, तो करंट ऐसे लीव भी करेगा, ऐसे नीचे भी आएगा, ऐसे इधर भी जाएगा, ऐसे ऊपर भी आएगा, फिर ऐसे दोबारा से लेफ़्ट टू राइट जाएगा। देखो इसमें भी एरो एक ही डायरेक्शन में, इसमें एरो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इसमें एरो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इंडक्टर को इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, L1 प्लस L2 प्लस 2M। यहाँ पर जो L है वो L है हमारा सेल्फ इंडक्शन का, और M है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का। L है हमारा सेल्फ इंडक्शन का और M है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का। समझे? अब देखो नीचे वाला केस, नीचे वाले केस में देखो एरो ऐसे गया, ऐसे गया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब जैसे देखो इस वाले में किधर जा रहा है एरो? ऐसे, और इस वाले में कैसे जा रहा है? इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई एरो की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? L1 प्लस L2 माइनस 2M। देखो प्लस 2M होता है जब एरो सेम डायरेक्शन में हो, और माइनस 2M होता है जब एरो डिफरेंट डायरेक्शन में हो। तो इसी के साथ हमारे EMI के जो मेन टॉपिक्स थे वो ख़त्म होता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो हम सॉल्व कर लेंगे मिलके। ओके, चलो बाय बाय।